बस से बाहर जाने के बाद उसका नजर मीरा के शरीर पर गया, फिर उसे शीट पर लगा धब्बा याद आया। तभी एक लड़का उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोला, तू उस बदसूरत लड़की को क्यों देख रहा है? ये सुन अपने नजर को मीरा से हटा अपने दोस्त की तरफ देख राज बोला, बस सोच रहा था, इतना घमंड किस चीज का है इस लड़की को। ये सुन उसका दोस्त बोल पड़ा, टॉपर होने का, और क्या, बाकी कुछ तो है नहीं इस बदसूरत लड़की में। दोनों फिर अपना बात करने लगे। वही जतिन अरमान के कंपनी के अंदर जा अरमान के केबिन के पास चला गया। अरमान का मूड कल से ही बिगड़ा हुआ था, जिस कारण जब जतिन डोर नॉक किया तो अरमान, जो केबिन के बड़े से खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देखते हुए सिगरेट के कस ले रहा था, वो गुस्से में बिना जाने डोर के पास कौन खड़ा है वो उसे अंदर आने का इजाजत दे दिया। जैसे ही जतिन अंदर आया, अपना पी ए समझ अरमान बिना देखे अपने कठोर आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, किसी भी हाल में मुझे वो लैंड चाहिए। इतना कह वो मुड़ा तो देखा सामने जतिन खड़ा है। जतिन को देख उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ कैंप में सभी कैंपिंग करने आए स्टूडेंट अपने अपने टेंट लगाने में बिजी हो गए थे। रुचि और मीरा एक साथ अपने अपने टेंट को लगा रही थी और बहुत ही जल्द उन दोनों का टेंट लगकर तैयार हो गया था। टेंट का काम पूरा करने के बाद रुचि को अचानक से कुछ याद आता है और वो मीरा से कहती है, मीरा तू एक बार अंदर से टेंट को चेक कर ले, मुझे जरा सा कुछ काम है, मैं अभी आई। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली जाती है। मीरा रुचि के जाते ही उसके कहे अनुसार टेंट के अंदर जाकर उसे चेक करने लगती है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, पर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद मीरा टेंट से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। मीरा पलटकर देख पाती कि उसके पीछे कौन है। इससे पहले ही कोई उसके मुंह पर एक कपड़ा रख देता है, जिससे मीरा के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर में ही गिर जाती है। मीरा के बेहोश होते ही एक अंधेरे में शख्स अपने सामने बेहोश पड़ी मीरा को घूर कर देखता है और अपने गोद में उठा, फिर टेंट से बाहर निकल चारों तरफ देखिए चेक करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब वो श्योर हो जाता है कि किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं है तो वो दोबारा टेंट के अंदर जा बेहोश पड़ी मीरा को जमीन से अपने कंधे में उठा लेता है और पूरी सावधानी बरतते हुए मीरा को टेंट से बाहर निकालता है और उसे उठाकर जंगल के अंदर कहीं गायब हो जाता है। 5 मिनट बाद रुचि अपने हाथों में एक बड़ा सा टेडी बियर लिए उस टेंट के पास पहुंचती है, लेकिन उसे मीरा वहां कहीं भी नहीं दिखाई देती। रुचि को लगता है सफर में ज्यादा थकने की वजह से मीरा टेंट के अंदर आराम कर रही होगी। यह सोच रुचि वही अपने टेडी बियर को लिए टेंट के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद जब उसे मीरा वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव छा जाते हैं और वह मीरा को ढूंढने के लिए टेंट से बाहर निकल आती है। टेंट से बाहर निकलते ही उसकी पहली नजर राज पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ उनके टेंट से कुछ ही दूरी पर अपना टेंट लगा रहा था। राज पर नजर पड़ते ही रुचि तुरंत राज के पास पहुंच उससे परेशान होते हुए सवाल करती है, राज क्या तुमने मीरा को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है? रुचि की बात सुन राज उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं यार रुचि, मैं तो कब से अपना टेंट लगाने में बिजी था, तो मैं भला उस बदसूरत लड़की पर ध्यान कैसे देता। गई होगी यहीं कहीं आ जाएगी, तुम क्यों उसके लिए इतना चिंता कर रही हो? राज की बात सुन रुचि चिढ़ जाती है और उससे आगे कुछ ना कहते हुए वहां से आगे चली जाती है। आगे जाने के बाद उसे कुछ और लोग अपने टेंट लगाते हुए दिखाई देते हैं। रुचि तुरंत उन लोगों के पास पहुंच उनसे भी मीरा के बारे में पूछती है, लेकिन उनमें से किसी को भी मीरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन सभी का ना सुनने के बाद रुचि के चेहरे की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे अब मीरा की चिंता होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे के अंदर एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी हुई थी और उस लड़की के हाथ पांव और मुंह को अच्छी तरीके से बांध कर रखा गया था, ताकि वह लड़की ना तो हिल सके और ना ही कोई शोर कर सके। लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो अपने आंखों को धीरे से खोल अपने आप को जब अंधेरे कमरे में पाती है तो वो चिल्लाने की कोशिश करती, पर मुंह में कपड़े बांध होने के कारण उसका आवाज उसके मुंह में ही दब जाता है। तभी बड़ा सा दरवाजा हल्का खुलते ही रोशनी सीधे मीरा के चेहरे पर पड़ता है, तो मीरा अपने नजरों को उठाकर उस शख्स की तरफ देखती है, पर उसे परछाई जैसे दिखने के अलावा कुछ नजर नहीं आता।
आदमी अपने धीमे कदमों से मीरा के तरफ बढ़ने लगता है। उसके जूते का आवाज बंद कमरे में गूंज रहा था। लड़की बड़े गौर से उस शख्स को देखने का कोशिश कर रही थी। वही वो आदमी लड़की के पास जा उसके होंठों से कपड़े को निकाल अपने कठोर आवाज में पूछता है, लड़की, तुम निशांत का पता क्यों लगा रही हो? ये सवाल सुन मीरा भौचक्की रह गई। वो आदमी के करीब आते ही चिल्लाने वाली थी, पर आदमी के सवाल से उसका आवाज गले में ही जा अटका। मीरा उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर ये आवाज जैसे उसके दिल को छू रहा था। वो अपने धीमे आवाज में बोली, भैया। ये शब्द सुनते ही सामने खड़ा आदमी लड़की के चेहरे को देखने लगा। मीरा के चेहरे पर साफ दरवाजे से आ रहा रोशनी पड़ रहा था, जिस कारण आदमी को उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उस लड़की का बदसूरत और गंदा चेहरा देखने के बाद उस शख्स को कहीं से भी वह लड़की जानी पहचानी नहीं लगी। इसीलिए वह शख्स मीरा को कंधे से पकड़ दोबारा अपनी आवाज को कठोर करते हुए मीरा से सवाल करता है, देख लड़की, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता मुझे, तू निशांत को क्यों ढूंढ रही है? वही मीरा ने इस बार उस शख्स की आवाज साफ साफ सुनी और उसे उसकी आवाज ठीक अपने भाई जैसा ही लग रहा था, जिस वजह से अब मीरा को उस शख्स से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वह उसके सवाल को इग्नोर करते हुए बहुत ही उत्साह से उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मीरा को अंधेरे होने की वजह से उस शख्स का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। वही अंधेरे में खड़ा वह शख्स लगातार मीरा को झकझोरते हुए उसे अपनी कठोर आवाज में लगातार यही पूछे जा रहा था कि आखिर वो निशांत के बारे में पता क्यों लगा रही है। लेकिन उसके लाख पूछने के बाद भी मीरा उसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वह शख्स मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। ऐसे उस शख्स के धक्का देकर जमीन में गिरा देने की वजह से मीरा के हाथों में चोट लग गई थी, जिससे हल्का हल्का सा खून भी आने लग गया था। चोट की वजह से मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दर्द से कराहने लग जाती है। मीरा के जमीन पर गिरते ही वह शख्स मीरा के चेहरे को अपने एक हाथ से पूरी ताकत से दबाते हुए गुस्से के साथ कहता है, देख लड़की, मैं तुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ। अगर इस आधे घंटे के अंदर तूने मुझे नहीं बताया कि तू निशांत को क्यों ढूंढ रही है, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तेरे साथ क्या कर बैठूंगा। इतना कहकर वह शख्स मीरा के चेहरे को एक झटके से छोड़ देता है और वहां से पलटकर बाहर चला जाता है। उस शख्स के खुद से दूर जाते कदम मीरा अच्छे से अपने कानों में सुन पा रही थी और उसकी निगाहें उसी तरफ थी जिस तरफ से उस शख्स के उससे दूर जाते कदमों की आवाज आ रही थी। मीरा अपनी आंखों में आंसू लिए उस तरफ देख धीमे से खुद से ही कहती है, भैया, क्या सच में ये आप ही थे या मुझे कोई भ्रम हो रहा था? ये सब कहते हुए मीरा की निगाहें लगातार दरवाजे की तरफ ही बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान के ऑफिस में अरमान अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके फोन की रिंग बजने लगती है, जिससे अरमान का ध्यान फाइलों से हटकर फोन पर आ जाता है और स्क्रीन पर लिखे नाम को देख अरमान तुरंत कॉल पिक कर अपने कानों में अपना सेल्फ फोन लगा लेता है। अरमान के कॉल पिक करते ही फोन की दूसरी तरफ वाले शख्स की बात सुन अरमान के चेहरे के भाव अचानक ही बद से बदसूरत हो जाते हैं और उसकी आंखों में खून उतर आता है। और फिर अरमान अपने दांत पीसते हुए बेहद खौफनाक ढंग से दूसरी तरफ वाले शख्स से कहता है, पता लगाओ किसने और किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसने अरमान शेखावत की वाइफ को किडनैप करने की जुर्रत की है। और तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। अगले 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी वाइफ मेरे आंखों के सामने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर अरमान कॉल कट कर देता है और अपना फोन पूरे गुस्से के साथ सामने की दीवार पर पटक देता है। फोन के दीवार से टकराते ही एक जोरदार कड़ाक की आवाज के साथ अरमान का फोन टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन अरमान का गुस्सा था कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरमान उसी गुस्से के साथ अपने सामने टेबल पर पड़ी सभी फाइलों को एक झटके में ही जमीन में फेंक देता है और उस टेबल को अपने एक हाथ से उठाकर पलट देता है। अरमान अभी इतने गुस्से में था कि अगर उसके सामने वह शख्स आ जाता जिसने उसकी वाइफ को किडनैप किया है तो वो उसे जान से ही मार देता। अरमान की आंखों में इस समय मौत की ऐसी चमक थी जिसे देख कोई भी डर से कांपने पर मजबूर हो जाए।
वो अरमान शेखावत जिससे बात करने से पहले भी लोग 100 बार सोचा करते थे और उसकी किसी भी चीज में हाथ लगाने से भी डरते थे, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार ऐसे अरमान को किसी ने ओपन चैलेंज किया था उसकी वाइफ को अगवा करके, जिसकी वजह से अरमान इस समय इतना गुस्से में था कि जैसे ही वह आज पूरी दुनिया को ही आग लगाकर खाक कर देने वाला हो। अचानक अरमान के केबिन से शोर को सुन उसका पर्सनल असिस्टेंट भागकर अरमान के केबिन में आता है और अंदर का नजारा देख वह डर से कांप उठता है। वही अरमान इस समय गुस्से से कांप रहा होता है। अरमान का इतना भयानक रूप देख उसके पी ए की तो जान ही हलक में आ गई थी। वह कुछ कहता इससे पहले ही अरमान उसकी तरफ देख गुस्से से अपने दांत पीसकर कहता है, गाड़ी निकालो अभी के अभी, मैं खुद अपनी वाइफ को ढूंढने जाऊंगा। अरमान का इतना कहते ही उसका पी ए बिना अरमान से एक भी सवाल किए तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और तेजी से गाड़ी निकालने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही अरमान भी तेजी से अपने कदम पार्किंग की तरफ बढ़ा लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैंप साइड में अब तक कैंप में मीरा के गायब होने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी और सभी लोग इस समय मीरा को ढूंढने में व्यस्त थे। वह लोग जिन्हें अरमान ने पर्सनली मीरा की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था, उन लोगों के तो चेहरों के रंग ही उड़ चुके थे जब उन्हें पता चला कि मीरा पूरे कैंप में कहीं नहीं है। वही मीरा की सबसे अच्छी दोस्त रुचि का तो रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। रुचि इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी कि अगर वह उस टाइम मीरा को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाती तो शायद अभी मीरा उन सब लोगों के साथ होती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। रुचि रोते हुए जमीन पे बैठ गई और सिसकते हुए खुद को ब्लेम कर बोली, सब मेरी गलती है, अगर मैं मीरा को अकेला छोड़ के नहीं जाती तो वो अभी हमारे साथ होती। रुचि को ऐसे रोते हुए देख राज उसके पास पहुंचा और उसने प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रख उसके पास आ बैठा और उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ रुचि, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ऐसे खुद को ब्लेम करना बंद करो। राज को अपने पास आया देख रुचि उसके गले से लग गई और सिसकते हुए कहने लगी, राज वो मीरा, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही मीरा गायब हो गई, पता नहीं वो अभी किस हालत में होगी। रुचि की बात पूरी होते ही राज उसे धीरे से खुद से थोड़ा अलग कर बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हथेली में ले अपने दोनों अंगूठों की मदद से उसके आंसू साफ कर रुचि को हिम्मत देते हुए बोला, शांत हो जाओ रुचि, और तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं ना, तो मीरा हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी और उसे कुछ नहीं हुआ होगा। इतना कह राज कुछ रुक अपनी बात कहना जारी करते हुए एक बार फिर रुचि के आंसू पोंछ आगे बोला, मैंने कहा ना मीरा को कुछ नहीं हुआ होगा और बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे, अब तुम रोना बंद करो और जरा खुद की हालत तो देखो, तुमने रो रो कर अपना कैसा हाल कर लिया है। राज ये सब रुचि की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था और उसके बाद वो एक बार और रुचि को हिम्मत देते हुए उससे बोला, देखो हम लोग सब मिलकर ढूंढ रहे हैं ना उसे, तो वो हमें बहुत जल्द मिल जाएगी, अब तुम रोना बंद करो और हमारे साथ चलो मीरा को ढूंढने। राज के बातों को सुन रुचि रोना बंद कर दी और फिर वो और राज जमीन से खड़े हुए फिर सब लोगों के साथ मीरा को ढूंढने के लिए निकल गए। मीरा को ढूंढने के लिए सभी लोग 4 ग्रुप में बट गए और जंगल की चारों दिशाओं में फैलकर मीरा को ढूंढने लगे। एक तरफ जहां पूरा कैंप मीरा को पूरे जंगल के हर एक चप्पे चप्पे में ढूंढ रहे थे, वही अरमान और उसके आदमियों का ग्रुप जंगल से कुछ ही दूरी पर बने एक सुनसान से घर के पास मीरा के फोन को ट्रैक करते हुए या रुक गए थे। काले रंग के ढेर सारे कार के रुकते ही अरमान का पी ए तुरंत एक कार से बाहर निकला और उस कार का बैक दूर खोल अरमान से बोला, सर मैडम के फोन का लास्ट लोकेशन इसी घर के पास शो कर रहा है। उसके इतना कहते ही अरमान कार से एक झटके में बाहर आया और फिर उस घर की तरफ घूर कर देख अपने असिस्टेंट से अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम शो हो कि मीरा को यही किडनैप करके रखा गया है। इतना कह वह अपने असिस्टेंट को घूर कर देखने लगा। अरमान के उसे ऐसे घूरने की वजह से उसके पी ए का गला डर से सूखने लगा। वो ये बात बहुत अच्छी से जानता था कि अगर उसकी दी गई इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो अरमान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से उसका पूरा शरीर इस समय डर से कांप रहा था। लेकिन उसे भी अपने लोगों की खबर पर भरोसा था, क्योंकि आज तक उसके आदमियों का दिया गया कोई भी खबर गलत नहीं हुआ था। इसीलिए वो अपने पूरे हिम्मत जुटाकर अरमान से बोला, जी सर खबर पक्की है,
मैडम को किडनैप कर इसी घर के अंदर रखा गया है। उसके बातों को सुन अरमान अपनी गन निकालकर अपने सभी आदमियों को इशारे से पूरे इलाके को घेरने को कहा, ताकि अगर कोई भी बचने के लिए भागने की कोशिश करे तो वह बच ना सके। अरमान का इशारा मिलते ही उसके सभी लोगों ने अच्छे से उस पूरे इलाके को घेर लिया। वहीं अरमान अपनी आंखों में एक जानलेवा चमक लिए तेजी से उस घर के दरवाजे के पास चला गया और इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो भी इंसान अंदर हो उसे अरमान के वहां होने की भनक तक भी ना पड़े। सारी बातों का ध्यान रख अरमान बहुत ही हल्के से उस दरवाजे को धक्का दे खोलता है और बिना हल्का सा भी आवाज किए घर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही अरमान के पी ए समेत कुछ और लोग ठीक अरमान की ही तरह उस घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंच सभी लोगों को वो कमरा अंधेरे में ढाका हुआ नजर आता है। कमरे को इतना अंधेरे में देख अरमान और उसके सभी लोग तुरंत और भी सतर्क हो गए और फिर अरमान बिना अपने कदमों की आवाज किए बहुत ही सावधानी के साथ उस कमरे में उजाला करने के लिए स्विच बोर्ड ढूंढ उसे चालू कर देता है। उसके ऐसा करते ही उस कमरे की लाइट एक दो बार जल बुझकर चालू हो गई। लाइट चालू होते ही अरमान अपनी गन में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और फिर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ने लगा। लेकिन काफी देर तक उस कमरे को अच्छे से देखने के बाद भी उसे उस कमरे में ना तो मीरा दिखी और ना ही कोई और। अरमान के सभी साथी भी अब तक उस घर को अच्छे से जांच कर चुके थे, लेकिन सेम अरमान की ही तरह उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा था। उस घर में मीरा को कहीं भी ना पाकर अरमान का अब दिमाग खराब हो रहा था और वो गुस्से से अपने असिस्टेंट को घूरने लग गया। अरमान की आंखों में खुद के लिए ऐसी जानलेवा चमक को देख उस असिस्टेंट की तो जैसे सांस आना ही बंद हो गया था। उसे तो अपने सामने खड़े अरमान में इस समय साक्षात यमराज दिख रहे थे, जो उसे किसी भी समय अपने साथ ले जाने वाले हो। वहीं अरमान कुछ देर तक उस असिस्टेंट को घूरने के बाद अपनी खौफनाक आवाज में उससे बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुम्हारा खबर गलत निकला तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे, तो अब मरने को तैयार हो जाओ। इतना बोल अरमान अपने गन को सीधा उस असिस्टेंट के ऊपर पॉइंट कर दिया। अरमान के ऐसा करते ही उस असिस्टेंट का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वहीं अरमान उसकी हालत को पूरा इग्नोर कर उसे सूट करने ही वाला था, तभी उसकी नजर अपने असिस्टेंट के पीछे रखी हुई कुर्सी और जमीन पे पड़ी उस खून से सनी रस्सी पर गई। उन सभी को पास से अच्छे से चेक करने के लिए अरमान अपने कदम उस तरफ बढ़ा लिया। वहीं अरमान को ऐसे गन लिए अपने और भी करीब आता देख उस असिस्टेंट का पूरा शरीर पसीने से भीग गया और डर से उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और वह लखा के जमीन पर गिर गया। वहीं अरमान उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया और उस तरफ जाता रहा जहां उसे वो रस्सी दिखा। अरमान को अपने और भी पास आता देख वो पी ए अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक अरमान उसे कुछ नहीं करता है तो वो हल्के से अपनी आंखें खोल देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अरमान नहीं दिखता, जिस वजह से वह एक राहत की सांस लेता है कि कम से कम उसकी जान तो बच गई। वहीं अरमान अब तक उस रस्सी के पास पहुंच गया था। वहां पहुंच वह उस रस्सी पर लगे खून को अपने उंगली से छूता है तो उसे एहसास होता है कि वो खून अभी ताजा ताजा ही था। उस खून को छुके न जाने क्यों पर अरमान के दिल में एक घबराहट होने लगा था। तभी उसका नजर वहीं जमीन में टूटे पड़े मीरा के फोन पर पड़ा और उस फोन को देख अरमान को समझने में देर नहीं लगा कि यह खून मीरा का ही था और वह ये भी समझ गया कि मीरा को यहाँ से कुछ ही देर पहले ले जाया जा चुका होगा। ये समझ आते ही अरमान उस जगह से खड़ा हुआ और वहां रखी हुई उस कुर्सी पर अपनी पूरी ताकत से लात मारकर बोला, डैमेट, वो हमारे यहाँ आने से पहले ही मीरा को यहाँ से लेकर जा चुके हैं। इतना कह वो अपने सभी आदमियों की तरफ देख गुस्से से बोला, वो लोग अभी अभी ही यहाँ से गए हैं। इस पूरे इलाके और इसके आसपास के सारे इलाकों को छान मरो, कुछ भी करो, लेकिन वो लोग हमारे हाथ से बच के जाने नहीं चाहिए। इतना बोल अरमान तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अरमान के सारे साथी भी उसका ऑर्डर मिलते ही उस पूरे इलाके में मीरा और उसके किडनैपरों को ढूंढने में लग गए थे। ये समझ आते ही अरमान उस जगह से खड़ा हुआ और वहां रखी हुई उस कुर्सी पर अपनी पूरी ताकत से लात मारकर बोला, डैमेट, वो हमारे यहाँ आने से पहले ही मीरा को यहाँ से लेकर जा चुके हैं। इतना कह वो अपने सभी आदमियों की तरफ देख गुस्से से बोला, वो लोग अभी अभी ही यहाँ से गए हैं।
इस पूरे इलाके और इसके आसपास के सारे इलाकों को छान मरो, कुछ भी करो, लेकिन को लोग हमारे हाथ से बच के जाने नहीं चाहिए। इतना बोल अरमान तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अरमान के सारे साथी भी उसका ऑर्डर मिलते ही उस पूरे इलाके में मीरा और उसके किडनैपरों को ढूंढने में लग गए थे। वहां से काफी दूर एक गोडाउन के अंदर मीरा को जिस शख्स ने किडनैप किया था वो उसे एक खाली गोडाउन के अंदर लाकर सीधे जमीन पर पटक देता है और अपने गुस्से से भरे आवाज में मीरा से कहता है, मेरी मर्जी के बिना तुम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये सब कहते हुए वह लगातार मीरा की तरफ गुस्से से देखे जा रहा था। जब उसे ये पता चलता है कि कोई इस लड़की का फोन ट्रैक करते हुए उसके काफी करीब आ गया है। कुछ देर पहले फ्लैशबैक, जब वो शख्स आधे घंटे बाद उस अंधेरे कमरे के अंदर आता है मीरा से उसका जवाब जानने के लिए, तो उसे दिखाई देता है कि मीरा अपने हाथ खोल अपनी जेब से कुछ निकालने का कोशिश कर रही थी। और जैसे ही उस शख्स की नज़र मीरा के हाथों पर जाती है तो उसका आंख गुस्से से लाल हो जाती है और वो मीरा के पास पहुंच उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे सिर्फ अपने सवाल के जवाब को देने के लिए बोला और तू। इतना कहकर वो शख्स मीरा के हाथ में पकड़े उसके मोबाइल को उसके हाथ से छीन लेता है और अपने पूरी ताकत के साथ उसे जमीन में पटक देता है। उसने ये किया ही था कि तभी उसके जेब में रखा उसका फोन बजता है, और जैसे ही वो शख्स अपना फोन जेब से निकल कॉल उठाकर अपने कान में लगाता है तो दूसरी तरफ से उसके आदमी की आवाज आती है, बॉस, कुछ लोग इस समय उसी जगह की तरफ बढ़े आ रहे हैं जहां आपने उस लड़की को छुपा कर रखा है। अपने आदमी के बात को सुन उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपना गुस्सा मीरा के ऊपर निकालते हुए उसे एक और जोरदार तमाचा जड़ते हुए उसे अपने दांत पीस कहता है, ओ अच्छा, जितनी देर मैंने तुझे सोचने के लिए दिया, तूने उतनी ही देर में खुद को बचाने का भी तरीका ढूंढ निकाला। इतना कहकर वो एक और जोरदार तमाचा मीरा के गाल पर मार देता है। आगे अपनी बात कहना जारी रखता है, लेकिन शायद तू भूल गई, अगर मैं तुझे इतने लोगों के सामने से गायब कर सकता हूं तो तुझे क्या लगा कि मैं इस बात का पता तक नहीं लगा पाऊंगा कि तू मेरे पीछे यहां से भागने का प्लान बना रही है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक और जोरदार तमाचा मीरा के गाल पर जमाता है जिससे मीरा तुरंत बेहोश हो जाती है। मीरा के बेहोश होते ही वो शख्स फटाफट मीरा के हाथ खोलकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और तेजी से उस घर के बाहर निकल सीधे मीरा को अपने कार के अंदर तुरंत मीरा को डाल देता है और वहां से तुरंत ही गाड़ी लेकर निकल जाता है। फ्लैश बैक एंड, जमीन पर पड़ी मीरा की आंखों से इस समय लगातार आंसू बह रहे थे और उस शख्स के मारे गए थप्पड़ की वजह से उसके गाल भी इस समय बुरी तरह सूज गए थे। अपने आंसुओं से भरी पलकें उठाकर मीरा जब उस शख्स की तरफ देखने लगती है जिसने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था, और फिर जैसे ही मीरा की नजरें उस शख्स के चेहरे पर जाती है उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मीरा जिस भाई को अपनी जी जान लगाकर पूरी शिद्दत से ढूंढ रही थी ये उसका वही भाई था, निशांत। निशांत के चेहरे पर नजर पड़ते ही मीरा तो जैसे अपना दर्द ही भूल गई थी और वह एक टक बस निशांत को ही देखे जा रही थी। मीरा की जिन आंखों में अब तक दर्द के आंसू थे उन आंखों में आंसू तो अब भी थे, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपने भाई को ढूंढ लेने की खुशी के थे। जहां एक तरफ मीरा की आंख खुशी के आंसुओं से भर गई थी, वहीं दूसरी तरफ इस समय उसके सामने खड़े निशांत के चेहरे पर भी इतना गुस्सा झलक रहा था। इसके बाद निशांत उसी गुस्से के साथ मीरा के उन सूजे हुए गालों को अपने एक हाथ से पूरी ताकत से दबाकर अपने दांत पीसते हुए मीरा से बोला, देख लड़की, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे मुझको क्यों तुम निशांत को ढूंढ रही है, और अगर तूने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तेरे साथ क्या कर बैठूंगा। ये सब कहते हुए वह लगातार मीरा की आंखों में ही गुस्से से घूरे जा रहा था, लेकिन मीरा तो जैसे निशांत को देखने के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उसकी आंखों में इस समय सिर्फ आंसू ही नजर आ रहे थे। अभी मीरा को उसके सवाल का जवाब ना देने की वजह से निशांत का गुस्सा अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुका था और वो एक झटके से मीरा के चेहरे को अपने पूरी ताकत के साथ दूसरी तरफ झटक देता है और अपने दांत पीसकर कहता है, लगता है तू सीधे तरीके से मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी, पर कोई नहीं, मुझे भी लोगों का मुंह खुलवाना आता है।
इतना बोल निशांत तुरंत बाथरूम में चला जाता है और वहां से एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर उसे तुरंत मीरा के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद निशांत तुरंत उस बाल्टी को जमीन में पटक वहीं लगे एक बिजली के तार को एक झटके के साथ खींच लेता है, जिससे वह तार बीच से टूट जाती है। निशांत उस तार के करंट वाले हिस्से को सावधानी के साथ पकड़ उस तार से मीरा को शॉक देने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि मीरा के पूरे शरीर से पानी की वजह से कुछ ब्लैक कलर के जैसा कुछ छूट रहा है। ये सब देख निशांत हैरान हो जाता है और गौर से मीरा की तरफ देखने लगता है। तभी निशांत की नजर मीरा के चेहरे पर जाती है, जो अब पानी की वजह से पूरा धुल चुका था, और उसका चेहरा देखते ही निशांत की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बिजली का तार भी छूट जाता है। मीरा का चेहरा देख उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, मीरा। मीरा ठंडे पानी के कारण थर थर कांप रही होती है। तभी निशांत झट से अपने कोट को निकाल मीरा के पास जा उसके जिस्म को ढक देता है। जब निशांत उसके शरीर में अपने कोट ढकता है तो मीरा अपने भाई को भावहीन तरीके देखते हुए उसके कोट को अपने जिस्म से निकाल जमीन पर गिरा देती है, फिर अपने भाई की आंखों में देखने लगती है। निशांत को खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगा था। वहीं मीरा के आंखों में जो ठंडक भर गया था वो आंसुओं में तब्दील होने लगा है। मीरा रोते हुए अपने भाई से कहती है, भैया, आपके मरने का खबर सुन हम पापा टूट गए थे, पर आज आपको जिंदा देखकर हम बहुत खुश हैं। पर हमें ये नहीं पता था हमारे भाई इतने बुरे इंसान बन गए हैं। अपनी बहन का बात सुन निशांत झट से अपने हाथ को आगे बढ़ा मीरा के चेहरे के पास ले जा। जैसे ही उसके गालों पर अपने हाथ को रखने वाला था, वैसे ही मीरा उसके हाथ को झटक बोली, इसी हाथ से आपने कईयों का खून किया है ना, उसमें अरमान की बहन भी है ना। मीरा के जुबान से अरमान का नाम सुन निशांत दंग रह गया। वो झट से पूछ पड़ा, नहीं मीरा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और तुम अरमान को कैसे जानती हो। मीरा कुछ न कह करंट के तार के पास जाने लगी। वहीं निशांत को समझ नहीं आ रहा था मीरा करने क्या वाली है। वहीं मीरा अपने भीगे जिस्म में ही करंट के तार के पास जा उसे पकड़ने वाली थी। तभी निशांत उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या मीरा। मीरा अपने भाई को देखते हुए कुछ बोलना चाहती थी, तभी पीछे से आवाज आया, निशांत। ये आवाज मीरा को जाना पहचाना सा लगा। वो उस तरफ देखी, बाहर से राज अंदर आ रहा था। वही राज निशांत के पास आ गया। तभी उसे उसके पास बेहद ही खूबसूरत लड़की नजर आई। राज उसे एक नजर देखा, फिर निशांत से बोल पड़ा, निशांत, उस लड़की के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। रुचि उस लड़की के लिए बहुत परेशान है। जल्दी उससे जो पता करना पता कर कैंप ले आओ। मीरा बस राज को एक टक देखे जा रही थी। तभी मीरा बोल पड़ी, ओह, तुम भी मिले हुए हो। ये आवाज सुन राज हैरान था। इसकी आवाज बिल्कुल उस अगली लड़की की तरह था। वो मीरा को एक टक देखने लगा। तभी उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल उस लड़की के तरह नजर आया। उस लड़की को देखते हुए राज हैरानी से अपने मुंह को फाड़ते हुए बोला, तुम वो अगली मीरा हो। उसे तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मीरा को राज के रिएक्शन से कोई मतलब नहीं था। वो अपने भाई को कठोरता से देखी, फिर आगे बढ़ने लगी। तभी निशांत उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोला, मीरा, मेरी बात तो सुनो। मीरा उसके हाथ को झटकते हुए बोली, आज से आप हमारे भाई नहीं है। हमारा भाई तो बहुत अच्छा था, जो हमसे बहुत प्यार करता था। कोई हमें डांट भी दे तो उसे बहुत सुनाता, पर आज उसी भाई ने हमारे साथ। इतना कह वो शांत हो गई। वही अपनी बहन के साथ जो उसने किया, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मीरा के सामने जा खड़ा हो बोला, मीरा, जितना तकलीफ मैंने तुम्हें दिया है तुम मुझे दे दो, पर प्लीज अपने भाई को माफ कर दो। ऐसे मुझे पराया मत कर दो। यहाँ क्या चल रहा है, राज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही ये बात सुन फीकी मुस्कान के साथ उसे देख मीरा बोली, अगर आपने सिर्फ हमें हट किया होता तो हम आपको माफ भी कर देते, पर आपने कईयों का खून किया, उसमें अरमान की बहन भी है। ये सुन निशांत चिल्लाकर बोला, क्या तुम पागलों जैसी बात कर रही हो मीरा, और तुम कैसे उस अरमान को जानती हो। तभी राज को याद आया, मीरा ने उसे कहा था उसका बॉयफ्रेंड इतना चार्मिंग है कि लड़के भी उसके दीवाने हो जाए। ये याद करते ही राज हैरानी से भरे आवाज में पूछ पड़ा, क्या अरमान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर वो तो शादी। इतना राज बोल ही था कि मीरा बोल पड़ी, वो हमारे पति है।
ये सुन निशांत राज दोनों के होश उड़ गए। तभी निशांत बोल पड़ा, मीरा तुम सिर्फ 18 साल की हो, तुम कैसे अरमान से शादी कर सकती हो, और वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये सुन मीरा फीकी मुस्कान के साथ अपने भाई को देख बोली, वो मेरे लिए सही है कि नहीं ये बताने वाले आप कौन होते हो। मीरा अपने भाई से ये सब कह ही रही थी, तभी उस जगह को अरमान अपने आदमियों के साथ घेर लिया। फिर अपने हाथ में गन ली वो उस खंड जैसे बड़े से मकान के अंदर की तरफ जाने लगा। रात का वक्त हो रहा था जिस कारण अरमान को सही से कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो वो अपने मोबाइल को जला अपने हाथ में गन ले अंदर के तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे मीरा का आवाज सुनाई दिया, तो वो भागते हुए उस तरफ जा मीरा का नाम पुकारा, मीरा। अरमान का आवाज सुन मीरा उसके तरफ देखी, वही अरमान को तो बस मीरा का बुरा हालत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो भागते हुए उसके पास जा उसे अपने बाहों में भर लिया, फिर अपने कठोर नजरों से निशांत और राज के तरफ देखा। फिर मीरा से दूर हो अरमान राज को इग्नोर करते हुए निशांत के तरफ देख उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला, तू जिंदा है अब तक। इतना कह उसे अपने हाथ में पकड़े गन से ही उसके चेहरे पर मारा। वही निशांत भी अरमान को पलटवार किया। तभी निशांत और अरमान दोनों के ही आदमी आ गए, पर अरमान निशांत को दो जंगली कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ता देख सभी बस खड़े रहे। वही राज मीरा के तरफ देख बोला, मीरा निशांत ने अरमान की बहन का खून नहीं किया है, उसे गलत मत समझो। हाँ, उसने उससे प्यार का झूठा नाटक जरूर किया था, पर उसे कभी हट करने का नहीं सोचा था। प्लीज ये दोनों को रोक लो। अरमान भाई के हाथ में गन भी है, वो गुस्से में गोली चला सकते हैं। ये सुन मीरा झट से घबराते हुए अरमान के असिस्टेंट के हाथ में गन देख उसके हाथ से गन ले अपने सिर पर रख बोली, अरमान भैया आप दोनों अगर नहीं रुके तो हम अपने आप पर गोली चला देंगे। ये सुन दोनों ही रुक गए। रुकते भी कैसे नहीं, दोनों की जान जो बसती थी मीरा पर। भले वो दोनों बहुत बुरे थे, पर दोनों का मीरा के लिए प्यार सामान्य था। दोनों एक दूसरे से दूर हो खड़े हो गए, फिर अपने हुलिये को सुधारने लगे। अपने हुलिये को सुधारने के बाद अरमान मीरा को घूर कर देखते हुए बोला, ये गन है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम अपने सिर पर ताने खड़ी हो। नीचे करो अपना हाथ। अरमान के गुस्से से बोले गए शब्द को सुन मीरा अपने हाथ नीचे कर दी। तभी अरमान मीरा के पास जा उसके हाथ से गन ले उसके सूझे चेहरे को देखा, फिर अपने असिस्टेंट को चिल्ला कर बोला, वंश खड़े क्यों हो, फास्टेस्ट बॉक्स लेकर आओ। ये सुन वंश झट से हाँ बोल भागते हुए फास्टेस्ट बॉक्स लेने चला गया। वही अरमान को मीरा का चेहरा देख देख कर उसका गुस्सा निशांत के प्रति बढ़ता जा रहा था। अरमान के गुस्से को देख मीरा सभी के सामने ही अरमान के चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से पर नाराजगी के साथ बोली, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये सवाल सुन अरमान उसे कंफ्यूजन से भरे एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए पूछा, मैंने क्या किया है। मीरा अपने हाथ को नीचे कर उदासी से बोली, आपके और शानवी के बीच क्या है। इस सवाल पर अरमान उसे हैरानी से देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं। अरमान के जवाब को सुन मीरा को वो दिन याद आ गया। वही मीरा के सामने अरमान को इतना प्यारा बनता देख निशांत और राज दोनों ही हैरान थे। मीरा कुछ कहती इससे पहले ही वंश फास्टेस्ट बॉक्स ले आया, तो अरमान मीरा को अपने गोद में सामने चेयर के पास ले जा उसे चेयर पर बैठा, खुद जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ फास्टेस्ट बॉक्स खोल मीरा के सूझे गालों पर मलहम लगाने लगा। वही निशान को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में ही वहां से जाने लगा। तभी उसे जाता देख अरमान के आदमी उसे घेर लिए। वही मीरा और अरमान का ध्यान भी उस तरफ गया। तभी निशांत बिना दोनों के तरफ देखे बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है। उस दिन जब वो भागकर मुझसे मिलने आई थी, तब उसने मेरे बातों को सुन लिया था कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि बस उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुमसे बदला लेने के लिए। उसके बाद मैंने जब ये देखा कि वो मेरे बातों को सुन ली है, तो मैं उसके पास जाने लगा तो वो भागने लगी। उसके पीछे पीछे मैं भी जा रहा था। दोनों खाई के किनारे आ गए थे। जब मैंने देखा उसका पैर फिसलने वाला है तो मैं उसे बचाने गया, पर हम दोनों ही गिर गए। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे सामने राज मौजूद था। पानी में डूबने के कारण मैं तो बच गया, पर मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है। वैसे भी जो लाश मिला था उसमें चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इतना कह वो कुछ वक्त शांत हो गया, फिर अपने धीमे आवाज में बोला, जैसे मैं बच गया, शायद वो भी बच गई हो और वो बॉडी किसी और का हो।
निशांत के बातों को सुन अरमान खड़ा हो उसे कठोरता से देखने लगा। वही निशांत मुड़ अरमान को देखते हुए बोला, मुझसे इतना नफरत होने के बावजूद तुम मेरी बहन से इतना प्यार करते हो और एक मैं हूँ तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बहन का इस्तेमाल किया और आज अपने बहन पर हाथ उठाया। अरमान तुम मेरे साथ जो करना चाहते कर सकते हो, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुन अरमान अपने आदमियों का निशांत को जाने का रास्ता देने का इशारा करते हुए बोला, वो तो मैं करूंगा ही। इतना कह मीरा को अपने गोद में उठा राज के तरफ अपने कठोर नजरों से देख बोला, मेरे साथ चलो। राज के पास अरमान के बात को मानने के अलावा कुछ नहीं बचा था। अरमान मीरा को अपने गोद में उठाए बाहर जाने लगा। वही निशांत बस उन दोनों को जाता हुआ देख अपने मन में ही बोला, मीरा मैं तुम्हारा वही भाई बनकर दिखाऊंगा। और अरमान भले तुमसे बहुत प्यार करता हो पर अरमान तुम्हारे लिए सही नहीं मीरा। वो खुद में वहां खड़ा हो बोले जा रहा था। वही दूसरी तरफ अरमान अपने गोद में ही उठाए मीरा को बाहर ले जा कार के पास ले जाने लगा। अरमान को कार के पास आता देख ड्राइवर कार का दरवाजा खोल दिया तो अरमान मीरा को कार के अंदर बैठा दिया, फिर खुद भी उसके साथ बैठ राज को कठोरता से देख बोला, दूसरे कार में जाओ। अरमान का बात सुन अपने मुंह को चिरते हुए बना दूसरे कार में जा बैठ गया। सभी के बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। तभी मीरा अरमान के तरफ देख पूछी, तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? मीरा का सवाल सुन अरमान उसे देखते हुए पूछा, तुम थोड़ी देर पहले ये सवाल क्योंकि मेरे और शानवी के बीच क्या चल रहा है, जबकि मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। अरमान का बात सुन मीरा को वो दिन याद आ गया जब उसने शानवी और अरमान का बात सुना था। मीरा कोई जवाब ना दे अपना चेहरा फेर ली। तभी अरमान उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे अपने बेहद करीब कर बोला, मीरा तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी सांस हो और सांस के बिना कोई जी नहीं सकता मेरी जान। अरमान के बातों को सुन मीरा उसके आंखों में देखते हुए सानवी से कहा गया। अरमान का शब्द मीरा उसके आंखों में देखते हुए बोलने लगी, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके आंखों में देखने लगा। पहले तो वो खुश हो गया था पर फिर उसके आंखों के भाव को देख वो कंफ्यूज्ड होते हुए पूछना चाहता था, पर तभी मीरा अपने चेहरे को फेर बोली, ये तुमने शानवी से कहा था? मीरा के गुस्से का कारण जान वो दिन याद आते ही अरमान अफसोस से भरा सांस ले उसे अपने तरफ देखने के लिए मजबूर करते हुए अरमान बोल पड़ा, मीरा तुम्हें गलत फहमी हुआ है, तुमने पूरे बात को सुन नहीं था। मैंने उससे कहा था मैं उससे प्यार करता हूँ पर एक बहन की तरह। अरमान के बातों को सुन मीरा अरमान को कठोरता से देखने लगी तो अरमान को उसके गुस्से का कारण जान अच्छा लग रहा था, पर जो उसने मीरा के साथ गुस्से में आकर किया था वो उसे याद आने लगा तो उसके चेहरे पर निराशा छा गया। वो मीरा के आंखों में देखते हुए बोल पड़ा, सॉरी मीरा, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम क्यों नाराज हो, मैंने गुस्से में आकर। इतना कह अरमान रुक गया। तभी मीरा उदासी से बोल पड़ी, तुम्हें गुस्सा आता तुम हमारे साथ कुछ भी कर देते, बताओ हम क्या सजा दे तुम्हें। ये सुन अरमान उसके चेहरे पर अपना हाथ रख उसके आंखों में देखते हुए प्यार से पूछा, क्या सजा देना चाहती हो तुम मुझे? ये सुन मीरा उसके आंखों में देखते हुए ही बोली, मैं भी तुम्हें कमरे में बंद करके रखना चाहती हूँ और वही सब करना चाहती हूँ जो तुम मेरे साथ हर रोज करते थे। मीरा के बातों को सुन अरमान मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची जान? अरमान के मुस्कुराहट के पीछे छिपे शैतानी को बहुत अच्छे से मीरा समझ रही थी। तभी मीरा उसे शैतानी से भरे मुस्कान को देखते हुए बोली, हम तुम्हारे साथ कुछ नया करेंगे कमरे में बंद करके। मीरा के बातों को सुन हंसते हुए अरमान बोला, ओके जान, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या क्या कर सकती हो मेरे साथ। तभी मीरा पूछ पड़ी, अब तुम बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ये सवाल सुन अरमान बोल पड़ा, एक राज ही था जिस पर मुझे शक था तो मैंने बस उसका मोबाइल ट्रैक किया। ये सुन मीरा अरमान को हैरानी से देखते हुए पूछी, राज पर तुम्हें शक क्यों था? अरमान को तो पहले बस इतना ही लगा था, शायद राज को मीरा का सच्चाई पता चल गया होगा और वो इसलिए मीरा को किडनैप कर लिया होगा, पर यहाँ आने के बाद तो उसे कुछ और ही पता चल गया। तभी मीरा अरमान से फिर पूछ पड़ी, बताओ अरमान। अरमान गहरी सांस भरते हुए बोला, राज मेरा कजन है। ये सुन मीरा हैरान थी, वो अपने बड़े बड़े आंखों से उसे हैरानी से देखने लगी। तभी अरमान आगे बोल पड़ा, राज को लगता है
बड़े पापा को मैंने मारा है, बस इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। ये सुन मीरा को याद आया अरमान उसे राज से दूर रहने को कहा था, अब रीजन उसे समझ आ रहा था। धीरे धीरे ये रास्ता पार होने लगा। कुछ ही वक्त के बाद अरमान का मेंशन आ गया। मेंशन आते ही अरमान मीरा के साथ कार से बाहर आ गया, वही राज भी कार से बाहर निकल गया। तीनों फिर मेंशन के अंदर जा हॉल में आ गए। हॉल में आ अरमान मीरा दोनों साथ में बैठे थे, वही राज उसके अपोजिट साइड में जा बैठ गया। तभी अरमान उसे अपने कठोरता से भरे नजर से देख बोला, राज इस बार मैं तुम्हारे बचपने को नजरअंदाज नहीं करूंगा। अरमान के बातों को सुन राज बोल पड़ा, अरमान भाई, मुझे नहीं पता था ये लड़की आपकी वाइफ है, और हाँ मेरा बचपना नहीं है, ये मैंने अपने आंखों से। इतना कह राज शांत हो गुस्से में बोल पड़ा, ये सब कुछ आपको मिल जाए इसलिए बस आपने ऐसा किया ना। राज के बातों को सुन अरमान उसे कठोरता से देखा, फिर बोल पड़ा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो नहीं तो मैं तुम्हें फॉरेन भेज दूंगा। इतना कह अरमान खड़ा हो अपने कमरे में जाने लगा, वही राज भी गुस्से में अपने घर के लिए निकल चुका था। कुछ वक्त के बाद मीरा कमरे में जा अरमान के तरफ देखी, उसके पास जा बैठ अरमान के कठोर हुए चेहरे को देख बोली, तो सजा के लिए तैयार हो ना। मीरा अभी बस अरमान का मूड ठीक करना चाहती थी। अरमान उसके तरफ अपने चेहरे को कर उसके आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। ये सुन मीरा उठ कमरे के दरवाजे को जा बंद कर अरमान के पास जा उसके पैकेट को चेक करने लगी, तो अरमान पूछ पड़ा, क्या कर रही हो मीरा। अरमान के सवाल का मीरा कोई जवाब ना दे बस ढूंढने लगी। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।